हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपने देखा, पहले से ही ऑनलाइन स्टडी होती थी, ऐसा नहीं है, परंतु इतने ब्रॉड स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर जो ध्यान दिया गया है कि ऑनलाइन चीज़ें होनी चाहिए, ऑनलाइन स्टडी होनी चाहिए, वो इस टाइम ड्यूरेशन में, कोरोना काल जो था, ये पैंडेमिक का जो टाइम चल रहा था, उस समय बहुत ध्यान दिया गया, क्योंकि जा नहीं सकते थे बच्चे स्कूल पढ़ने। अगर ऑनलाइन चीज़ें शुरू नहीं करते तो पूरा साल ख़राब हो जाता बच्चे का। पूरी शिक्षा का ये जो साल है, पूरा भी उनका साल, पूरी क्लास ख़राब हो जाती, होते ही ना, पूरा का पूरा असर पड़ता बच्चों पर। और घर में भी कितने टाइम तक खेल सकते थे चीज़ें। पढ़ाई तो एक दिन शुरू करनी ही थी, ऐसा नहीं है कि हम अब कोरोना ख़त्म होने का वेट करेंगे, कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक वेट करें, ऐसा भी नहीं था। स्टडी जो हमारे देश के बच्चे हैं, उनका भविष्य है ये, तो इसके लिए हमने एक तरीका सोचा, क्या, ई लर्निंग या ऑनलाइन। और इससे के लिए गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम भी लॉन्च किए। अब जब ऑनलाइन स्टडी शुरू हो गई, आज जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ख़रीदारी ऑनलाइन हो गई है, स्टडी ऑनलाइन हो गई, तो एक बात और उठने लगी। बात ये उठने लगी कि ऑनलाइन ही अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं, क्या ऑफलाइन में का कोई महत्व नहीं रहा है? और ऑनलाइन की जो कमियां हैं, ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित जो हमारी कमियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर उजागर होने लगी। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या कमियां हैं ऑनलाइन। अगर हम पूरा सिस्टम ऑनलाइन करते हैं एजुकेशन का, तो उसमें क्या कमियां हैं, और ऑफलाइन का क्या महत्व है, ऑनलाइन के लाभ क्या हैं, उसकी हानि क्या है। इन सब बातों की चर्चा आज हम अपने इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो क्या है ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों का महत्व देखेंगे, दोनों की कमियां भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन का क्या महत्व है। सबसे पहला पॉइंट है सुविधाजनक है। ये सुविधाजनक से तात्पर्य है कि आप जहां चाहें, जहां आपको कंफर्टेबल लगता हो, आप वहां बैठकर आराम से, पैर फैलाकर बैठना है फैलाकर बैठ के पढ़िए। अगर आपको बैठकर पढ़ना, बैठकर पढ़िए। अगर आपको छत पे पढ़ना है तो आप अपना गैजेट्स, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, आप उठाकर वहां ले जाइए और आराम से बैठिए। कोई आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मुझे सुबह उठना है, जागना है, ये करना है, वहाँ करना है, स्कूल की दौड़ा भागी नहीं। पूरी तरीके से सुविधाजनक है ना, सुविधाजनक। आप जहाँ बैठ के पढ़ना चाहते हैं बैठिए, जिस तरीके से बैठ के पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए। तो यही बात कही गई है कि सुविधाजनक है ना। आपको स्कूल जाना आना, सुबह उठना, ये सारे चीज़ें नहीं होती ना, मेंटली स्ट्रेस नहीं है, तो पूरी तरीके से सुविधाजनक कह सकते हैं आप इसको। दूसरा पॉइंट है समय की बचत। समय की बचत अर्थात जो टाइम पीरियड आप स्कूल जाने आने में व्यतीत करते थे, फिर स्कूल जाना, स्कूल से आना, टाइमिंग लगता था ना, टाइम, आप रास्तों से ही तो जाते होंगे, ऐसा नहीं है सीधा एरोप्लेन गया वहाँ पे उतार दिया आपको, नहीं ना। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन थी, फिर उसके बाद ट्यूशन जाना, ये जो टाइम पीरियड है वो बचा, समय की बचत हुई। अब आपको जो समय वहाँ वेस्ट होता था, वेस्ट नहीं कहेंगे, परंतु सिर्फ एक पॉइंट है ये कि जो आप वहाँ जाने आने में समय देते थे, अब वो समय आप बचत करते हो। आप स्कूल संबंधी शिक्षा भी ले सकते हो, ट्यूशन भी जो जाते थे वो भी बचत हुई है, तो समय की बचत हुई है। अब समय की बचत से आप क्या कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीख सकते हो, जो भी आपकी हॉबी हो, डांसिंग हो, स्पोर्ट्स हो, तो उसमें और समय दे सकते हो, आप कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ कि समय की बचत। तीसरा क्या है, घर का माहौल, सुरक्षा। यानी कि बच्चा जब घर से बाहर जाता है तो पेरेंट्स के दिमाग में 100 चीज़ें चलती है जब तक वापस नहीं आता। बच्चा जब तक घर सकुशल वापस नहीं आ जाता, आजकल जो आप माहौल देख रहे हैं उसमें बड़ी टेंशन लगी रहती है पेरेंट्सों को कि बच्चा अभी तक आया नहीं। और जब तक वो वापस नहीं आ जाता, वो ट्यूशन से, स्कूल से, जहाँ भी गया है, अगर जब तक वो सकुशल घर वापस नहीं आ जाता, जब तक पेरेंट्स को बहुत टेंशन रहती है। तो सुरक्षा के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। घर का माहौल कैसा है, पढ़ाई के हिसाब से कैसा है, किस संगति में बच्चा बैठ रहा है, सब आपके सामने रहेगा। अगर बाहर जाता है बच्चा, बाहर जाके पढ़ता है, आपको तो पता ही नहीं है किससे बोलता है, किससे बातचीत करता है, नहीं पता ना। जब वो आपके घर के सामने, तो एक तो सुरक्षा
बिल्कुल ठीक ठाक है कि आपके सामने ही आपका बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, किस संगति में, माहौल कैसा है, क्योंकि आपके घर में पढ़ रहा है तो आपके घर का माहौल वैसा ही होगा जैसा आपने बना रखा है। तो माहौल की भी कोई टेंशन नहीं, संगति की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कहते हैं ना संगति का बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हर टाइम तो आप उसके साथ नहीं रहते, जब बच्चा बाहर जाता है नहीं पता होता वो किस संगति में बैठ रहा है, किस माहौल में है, सुरक्षा कैसी है। तो ये चीज़ें भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो इसकी टेंशन भी समाप्त हो जाती है। धन की बचत, आप कोर्सेज को कम कीमत में ख़रीद सकते हैं, और प्लस जो जाने आने का आप बस से जाते थे या आप स्कूटी से जिससे भी जाते थे, आप उसमें भी पैसा खर्च होता था, ट्रैवल में पैसा लगता था ना। और दूसरी जो फीस होती है, बड़े स्तर की फ़ीस होती है, बड़ी ऑफलाइन चीज़ों में बड़े स्तर की फ़ीस होती है ना। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है तो बुक्स का खर्चा, फीस बड़े स्तर की, ड्रेस हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस धन की भी बचत होगी। आप उस धन से आप क्या कर सकते हैं, आप एक कुछ एक्टिविटीज़ में खर्चा कर सकते हैं कि जो चीज़ धन बच रहा है आपका, आप उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीख सकते हैं, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दे सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। आप जितने पैसों में पहले एक ही चीज़ करते थे, एक ही पढ़ाई करते थे, आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। हो कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी सब कुछ ऑनलाइन शुरू हो गया है क्लासेज, तो ये सारे काम कर सकते हो। तो धन की भी बचत हुई इसमें। विशेष परिस्थितियों में लाभदायक, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जैसे पैंडेमिक, ये कोरोना महामारी आई, विशेष परिस्थिति थी, कोई आपातकाल लग जाता है, देश में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि बाहर जाना आना संभव नहीं, अगर बाहर जाते हैं तो सुरक्षा नहीं है बाहर आने जाने में, तब क्या होगा। तो उस समय ऑनलाइन स्टडी एक बेहतरीन माध्यम है, बहुत बेहतरीन। आप सुरक्षा से सकुशल अपने घर में बैठकर और बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, सतत रूप से, लगातार सुचारू रूप से। आपकी पढ़ाई में, आपके स्टडी में कोई बाधा नहीं आएगी, कर सकते हैं ना। और यही चीज़ अगर आप ऑफलाइन जैसे चीज़ें, आप ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या होता है, यही चीज़ें आप वहाँ भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदते तो आप घर बैठते ही बुक कर देते, घर बैठे ही बुकिंग कर देते हैं, समय का बचत होता है, जाना आना नहीं पड़ता, मार्केट में समय वेस्ट नहीं होता, और आप ऑफर्स भी देख लेते हैं, बेहतर कलेक्शन देखते हैं, बेहतर डिज़ाइनिंग देखते हैं, सब कुछ देखते हैं ना। तो ये चीज़ आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन चीज़ें करने से क्या फ़ायदा हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है। हमारे समय की बचत होती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई संडे का दिन है, लो आप घर में शादी है, फेस्टिवल है, अब संडे का दिन है, अब वहाँ जाओ क्योंकि तैयारी शॉपिंग, नहीं, ठीक है, 1 घंटा भी निकाल लिया, कोई शॉपिंग अच्छी सी 1 घंटा भी टाइम दे दिया, संडे को पूरी शॉपिंग हो जाती है। आप ऑनलाइन चीज़ें कर सकते हो घर बैठे बैठे, बिना अपना समय गंवाए, बिना मार्केट धूप में धूल में जाकर, ये सब चीज़ें नहीं। तो ये चीज़ें आप ऑनलाइन चीज़ों पे आप धन की बचत कर सकते हो। तो अगर आप अच्छे से सोचेंगे, देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, अगर आप उस चीज़ को ध्यान से समझेंगे तो आप अपने आप भी पॉइंट्स बना सकते हैं कि ऑनलाइन चीज़ों से आप अपनी खुद की जीवन पर लेके सोचिए ना कि क्या क्या फ़ायदा हुए हैं आपको, तो आप 5-6 पॉइंट्स तो अच्छे अच्छे अपने आप ही बना लेंगे। तो यही बात कही गई है कि विशेष परिस्थितियों में लाभदायक, जैसे कोरोना समय में कितना लाभदायक थी ये चीज़ें, जब 2 गज की दूरी बनाकर चलनी थी। अगर ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती तो कैसे होता, क्या होता। तो विशेष परिस्थितियों में ऑनलाइन बहुत 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 लाभदायक है। तकनीकी का सही प्रयोग, यानी कि जो हमारी तकनीक है आप उसका स्टडी में प्रयोग कर रहे हैं, एक सही प्रयोग कर रहे हैं कि एक तकनीक के माध्यम से आप घर बैठे हुए ऑल ओवर इंडिया से बाहर भी पढ़ा सकते हैं ना, और बेहतर से बेहतर प्रयोग कर रहे हैं तकनीकी का। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ग्रोसरीज खरीद रहे हैं, घर का सामान खरीद रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन चीज़ों से आप तकनीकी के क्षेत्र में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको कितनी आपकी नॉलेज बढ़ रही है तकनीकी के क्षेत्र में, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, और आप एक जगह बैठे बैठे ही पूरे इंडिया में पढ़ा सकते हैं, इंडिया से बाहर भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप सिर्फ
ऑफलाइन में क्या होता है, एक जगह पढ़ाते हैं, सिर्फ आसपास के एरिया तक ही सीमित रहते हैं। अगर आप ट्यूशन टीचर हैं या टीचर हैं, स्कूल है, जो भी है, तो आसपास के क्षेत्र के ही बच्चे आएंगे। परंतु ऑफलाइन में क्या, ऑफलाइन में तो ऐसा ही होता है ना, परंतु ऑनलाइन में क्या होगा, अब ऑफलाइन में तो कुछ ही क्षेत्र तक सीमित रहेगा। ऑफलाइन में क्या है, एक जगह बैठ के आराम से आप पढ़ा सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया को। अगर आपके पास ज्ञान का भंडार है, आप किसी को ज्ञान देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, ये अपने घर से ही दे सकते हैं। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपको बच्चों के पास तक जा के स्कूल खोलने पड़ेंगे, पहले धन ढूंढिए और फिर उसके बाद जगह ढूंढिए, फिर जाके कहीं आप बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। नहीं, एक ये ऐसा माध्यम हो गया कि घर बैठे आप पूरे इंडिया से जुड़ सकते हैं। आप देखते हैं मीडिया पे क्या होता है कि आप घर बैठे होते हैं, आपको घर पे ही सारे समाचार मिल जाते हैं ना। आपको जाना थोड़ी ना पड़ता है या आपको घूमना पड़ता है गली गलियों में, क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अब तो आप घर बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, अपने मोबाइल देखते हैं, जो भी आपके सोर्सेज हो न्यूज़ के, आप आराम से बैठते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, इंडिया में, आपके राज्य में, देखते हैं ये सब चीज़ें। तो तकनीकी का सही प्रयोग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच होती है ऑनलाइन चीज़ों से, कम समय में धन की बचत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच। प्रकृति का संरक्षण भी आप कह सकते हैं। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वाइट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, सफ़ेद पेपर, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि पेड़ों की लकड़ियों से भी वो पेपर बनता है, कुछ पेपर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है, पेपर बच रहा है, या ये भी कह सकते हैं आप, जो पेपर है वो जो एकदम साफ सुथरा फेयर पेपर बनाया जाता है, उसके कारण अगर कुछ पेड़ काटना, ये चीज़ें, तो ये भी बच रहा है। पेपर की बचत, कागज़ की बचत हो रही है। तो आप एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि कागज़ की भी बचत हो रही है। तो समझ में आया आपको इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। आप अपने घर, सुविधाजनक है, घर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है कि आपको स्कूल जाना है, सुबह उठना है, नहाए हैं, धोए हैं, नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है, हम बैठ जाते हैं जाके, ऐसे ही है ना। तो कितने सारे फ़ायदे बताए हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के। ठीक है, अब क्या है, आप देखते हैं ऑफलाइन। आप जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ऑनलाइन के, उसको आप ऑफलाइन के पॉजिटिव में ले सकते हैं। ठीक है, वही ऑफलाइन के पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो अब हम यहाँ कहते हैं कि ये सुविधाजनक है। सुविधाजनक है अर्थात कहीं भी जाके आराम से बैठ सकते हैं। अब क्या होगा, आप आराम से जाइए, बैठिए। आपकी सबसे पहले तो आदत खराब हो चुकी है। जो आपके जीवन में, स्टूडेंट जीवन में एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए सबसे पहले, उस चीज़ पे कहीं ना कहीं आघात होगा। अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है सुबह उठने की, चाहे तो 12-1 बजे तक जगिए और आराम से, क्योंकि स्कूल तो जाना ही नहीं है। तो क्या हुआ, आपकी दिनचर्या खराब हो गई ना। स्टूडेंट लाइफ में पंक्चुअलिटी बहुत मायने रखती है। सबसे पहले आपको पंक्चुअल होना ज़रूरी है अपने किसी भी काम को करने के लिए। तो बच्चे की पंक्चुअलिटी खराब हो गई ऑनलाइन से, क्योंकि उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई टेंशन नहीं है। और ऑफलाइन में क्या होता है, इतना टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है, तरीके से ऐसे बैठ के पढ़ना है। अब बच्चा क्या है, आराम से खाट पे बैठा है, बेड पे बैठा है, सोफे पे बैठा है, चेयर पे बैठा है, आराम से पैर फैला के बैठना है। परंतु वहाँ जब आप ऑफलाइन चीज़ें करते हैं तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। आप वेल ड्रेसअप होते हैं, एक स्कूल की यूनिफॉर्म में जाते हैं, अगर नहाए भी नहीं है फिर भी ऐसे ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग तो करके ही जाते हैं कि मैं नहाया धोया लगूं, कहीं कोई मुझे ये ना कहे कि नहा धो के नहीं आया आप। परंतु अब क्या है, अब तो आप कैसे भी बैठ जाइए, मुँह धोया या नहीं धोया, यही है ना। तो यही चीज़ है ऑफलाइन में। अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन में आपको, अब आप डिसाइड कीजिएगा आप किसको बेहतर जानते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सामाजिक जीवन का अभाव हो जाएगा। ऑनलाइन चीज़ें होने से क्या होगा, जो सामाजिक जीवन है, बच्चे का घुलना मिलना, जो एक एनवायरनमेंट होता है, जो वो लोगों से बात करता है, जब वो लोगों से बात करता है तो अपनी बातें रखता है, उनकी बातें सुनता है, वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। समाज में रहना आता है उसको कि किस तरीके से समाज में रहा जाता है, क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं।
अगर हम अकेले अकेले ही रहना शुरू कर देंगे, वैसे भी आज के समय में जहाँ पे इंसान की वैल्यू इतनी कम हो गई है, रिश्तों की वैल्यू इतनी कम हो गई है, अगर उसमें गैजेट्स, मोबाइलों का इतना बड़ा रोल हो जाएगा तो उसका सामाजिक जीवन कहाँ रह जाएगा। फिर तो यही होगा कि बच्चा उस रूम में है, फादर वहाँ बैठे हुए हैं, मदर वहाँ पे अपने मोबाइल से मम्मी खाना ला दो, मम्मी पानी ला दो, बस। और ऐसा हो भी रहा है अब वर्तमान समय में, मोबाइल से बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं, वही मोबाइल दोस्त है, मोबाइल फैमिली है, मोबाइल सामाजिक जीवन है, सब कुछ। तो यही कहा गया है कि सामाजिक जीवन का जो है ना, वो सामाजिक प्राणी बनने में ये सी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हमारे मित्र, हमारा स्कूल, हमारा आस पड़ोस, ये सब ही मिलकर हमें सामाजिक प्राणी बनाते हैं, जिससे हम सीखते हैं समाज में रहना। हम क्यों पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, क्यों अच्छी रेपुटेशन पाना चाहते हैं, ताकि समाज में अच्छा नाम हो। जब वो समाज ही नहीं होगा, कोई किसी को पूछेगा ही नहीं, तो क्यों बनेंगे आप सामाजिक प्राणी। फिर तो सिर्फ अपना खाना, अपना पहनना, अपने बारे में सोचना, और ऐसे चीज़ें नहीं चलती हैं। हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो यही कहा गया है कि सामाजिक जीवन का अभाव, स्वास्थ्य संबंधी खतरे। जब आप लगातार 2-3 घंटे एक ही जगह बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आपको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी आपकी बीमारियां जो हैं घेर लेंगी, घर कर लेंगी आपके शरीर में। आप स्कूल जाते थे, पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, बाहर निकलते थे, चलते थे, टहलते थे, घूमते फिरते थे, परंतु आज गैजेट्स के लिए को लेके, मोबाइल्स को लेके, लैपटॉप्स को लेके आप घर के अंदर बैठे रहते हैं। आपकी सेहत पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, पता नहीं कितनी बीमारियां हो जाएंगी आपको, नई नई बीमारियां जो शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना हो। और आपकी आंखें खराब हो जाएंगी लगातार एक ही जगह देखने से, आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है। तो क्या कहा गया है, दूसरा इसका माइनस पॉइंट क्या है ऑनलाइन का, कि स्वास्थ्य संबंधी खतरे आ जाएंगे। आप अच्छे से जानते हैं एक जगह बैठे रहने से दुनिया भर की बीमारियां बढ़ जाती हैं। आपके शरीर को फिजिकल फिट होने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना बहुत आवश्यक है। शिक्षक व छात्र के बीच मात्र औपचारिक संबंध। जब आप स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक क्या होता है, पढ़ाते ही नहीं है सिर्फ आपको, वो और भी बहुत सी अलग ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं। आपका और उनका एक रिलेशन होता है, एक शिक्षक और छात्र के बीच एक संबंध होता है। वो सभी छात्रों को, अपनी क्लास के बच्चों को जानता है, ये मेरा छात्र है। और जब रिजल्ट में पास होता है एक अलग सी खुशी होती है ना। परंतु अब यहाँ क्या होगा, ये संबंध ऐसा होगा, वो तो जानता ही नहीं है मेरे से कितने लोग कैसे पढ़ रहे हैं, और ना वो रोक टोक कर सकता है। तो मात्र सिर्फ औपचारिक संबंध, टीचर ने आई, उन्होंने सिर्फ अपना लेक्चर बोला और बच्चों ने सुना या नहीं सुना वो भी नहीं पता, क्योंकि टीचर तो अब आपको देख नहीं रही। परंतु ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर डांट भी सकती है आपको, ध्यान लगाओ, ध्यान से पढ़ो, होमवर्क क्यों नहीं किया, और आपको एक डर भी होता है। परंतु ऑनलाइन में क्या है, वो उनका काम है सिर्फ आके लेक्चर देना, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना तो मत सुनिए। तो यही बात कहा गया है कि शिक्षक व छात्र के बीच मात्र औपचारिक संबंध, सिर्फ कहने के लिए, ठीक है। जवाबदेहिता में कमी। पहले क्या होता था, स्कूल वालों से पेरेंट्स जवाब सवाल करते थे कि ये नहीं पढ़ रहा है, देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे स्कूल में, क्या हो रहा है आपके स्कूल में, बच्चा ऐसा हो रहा है, बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है, बच्चे को मैथ्स में वीक है, आप नहीं देखते हैं। तो एक जवाबदेहिता होती थी स्कूल वालों की। अब स्कूल वालों की, टीचर्स की जवाबदेहिता बहुत कम हो गई हो जाएगी। अब टीचर की अपनी कोई जवाबदेहिता स्कूल की नहीं रहेगी कि उनसे हम क्या जाके पूछेंगे, क्योंकि वो सीधे तौर पर कह देंगे कि हमारा काम तो ऑनलाइन है, हम तो आते हैं, देखिए लेक्चर तो टाइम टू टाइम आए हैं। अब आपके बच्चे ने पढ़े हैं या नहीं पढ़ा, आपका बच्चा क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, नेटवर्क इश्यूज था, मोबाइल था या नहीं था, ये सब आपकी दिक्कत है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो ये देखिए ये लेक्चर टाइम टू टाइम आए हैं। तो सारी बात किस पे, पेरेंट्स पर, गार्जियंस पर डाल दी जाएगी। तो जवाबदेहिता में कमी। पहले स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या है, कहते थे ना, फादर मदर भी शिकायत करके आऊँगी तेरी, चल स्कूल में, होता है ना। परंतु आज क्या है, नहीं, आज आप पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। सवाल जवाब की जो प्रक्रिया है, क्वेश्चन आंसरिंग होता है ना, डाउट सेशन होता है,
कि अगर आपको कुछ नहीं आता, जब आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं तो क्या करते हैं, जब आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करते हैं, एक बार में ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। ऑनलाइन में तो आपको टीचर ने एक बार लेक्चर दिया, देकर चली गई, परंतु ऑफलाइन में क्या है, अगर वो पूछेंगी फिर आया समझ में, एक बार नहीं आएगा आप 2 बार पूछेंगे, 2 बार नहीं आएंगे 10 बार पूछेंगे, और 10 बच्चे 10 तरीके के क्वेश्चन करेंगे, तो आपकी को और क्लियरिटी होगी उन चीज़ को लेकर, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको लेकर और क्लियरिटी होगी। क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो और दूसरा वाले ने कुछ और क्वेश्चन पूछा हो जो आपके दिमाग में नहीं था, तो 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 10-20 तरीके के क्वेश्चन हुए, तो कितनी अच्छी तरीके से वो टॉपिक दिमाग में जाएगा, क्योंकि डिस्कशन हुआ है उस पर। आप देखते नहीं है कई बार कि कोई चीज़ जिस पर हमने डिस्कशन किया हो, थोड़ा दिमाग लगाया हो, चीज़ें करी हो, वो ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं और उस बारे में हम ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं या बता सकते हैं दूसरों को। तो यही बात कही गई है कि जो क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब की प्रक्रिया है, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक साथ कितने लोगों के सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ पर इतने बड़े स्तर की तकनीक नहीं आ गई, इतने बड़े स्तर की लर्निंग सुविधा नहीं शुरू हो गई है कि एक साथ इतने बड़े स्तर पर डाउट सेशन कर सकें। तो यही कहा गया है कि ऑफलाइन में बच्चा, आपके अंदर 10 क्वेरीज आती है, 10 क्वेश्चन उठते हैं, आप पूछना चाहते हैं, ऑफलाइन में पूछ लेते हैं, परंतु ऑनलाइन में पूछ पाएंगे? नहीं पूछ पाएंगे। गैजेट का सही प्रयोग सुनिश्चित नहीं है। जो आपको लैपटॉप दिया गया है, आपको मोबाइल दिया गया है, उसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है? क्या वो जिस पर्पज़ से आपको दिया गया है, जिस उद्देश्य से दिया गया है, यानी कि स्टडी से संबंधित आपको गैजेट्स दिया गया है तो इसलिए दिया गया है कि आप पढ़ाई करें, तो क्या आप उसका वही प्रयोग कर रहे हैं? तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि आप अपने गैजेट्स का, अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप का सही से प्रयोग कर रहे हैं या नहीं? अब पेरेंट्स हर वक्त तो आपके ऊपर कैमरे की तरह नज़रें गढ़ा के नहीं बैठेंगे ना कि मेरा बच्चा मोबाइल में पढ़ाई कर रहा है सिर्फ। और आपको जानते हैं कि आजकल की जनरेशन गलत की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, बजाय सही चीज़ की तरफ चलना है तो उसे गाड़ी की तरह धक्का लगाना पड़ेगा, 100 बार कहना पड़ेगा कर ले। परंतु कोई गलत चीज़ है बहुत जल्दी, क्योंकि इस तरीके का माहौल हो गया, इस तरीके के विज्ञापन दिए जाते हैं, इस तरीके का सारा काम किया जाता है कि बच्चे के मनोभाव पे ऐसा असर पड़े, वो कहेगा एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ क्या जाता है, और वो एक बार के चक्कर में ना पूरी लाइफ बर्बाद। वो एक बार का ऐसा चस्का होता है कि वो एक बार कब 1 घंटे 2 घंटे और फिर 4-4 घंटे रातों में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। स्टडी तो हुई नहीं, कुछ और ही हो रहा है। बच्चे का स्तर, दिमाग कुछ और ही स्तर का, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो नहीं भी जाननी थी उस समय उस बच्चे को, जो उससे संबंधित भी नहीं थी, जिससे शायद उसका पूरा जीवन ही खराब हो जाता है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ एक समय पे जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चों को 8th 9th की चीज़ें पढ़ाने लगें तो कैसा होगा? क्योंकि वो 8th 9th के लायक तो अभी हुआ नहीं है, तो हर चीज़ एक समय पर चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। अब बच्चे का क्या है, गैजेट्स है उसके हाथ में है, वो उसको ऑपरेट कर रहा है, जो चाहे खोले, और समय समय पे ऐड भी आते हैं, चीज़ें भी आती हैं, ऐसा माहौल होता है, बच्चे को लगता है क्लिक करके देखूँ पता नहीं क्या है, और वो क्लिक पता नहीं कब उसके लाइफ में कैसा माहौल बना देता है, उसका अपनी सोच, उसका मतलब जो बच्चा अच्छा खासा पढ़ना चाहिए था, पढ़ रहा था, वो गैजेट्स ने सारी चीज़ें ख़राब कर दी। क्योंकि आप तो हमेशा बैठे नहीं रहेंगे ना कि आपका बच्चा सही प्रयोग कर रहा है गैजेट्स का या नहीं कर रहा है ना। तो यही बात कही गई है कि गैजेट्स का सही प्रयोग सुनिश्चित नहीं है। कैसे है, क्या स्कीम है कि बच्चा गैजेट्स का सही प्रयोग करेगा या नहीं करेगा? ऐसी कोई स्कीम नहीं है ना अभी हमारे पास। तो फिर, और ऑफलाइन में तो सब कुछ दिखता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कहाँ नहीं पढ़ रहा है, सो रहा है, जग रहा है, पढ़ाई में ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, सब पता चलता है। माता पिता या सिंगल फैमिली, अगर आप या आप देखते हैं पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अगर आपकी जॉइंट फैमिली नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते या फिर आप सिंगल पेरेंट है, या सिर्फ मदर है या फिर फादर है या फिर सिंगल माता पिता भी हैं और दोनों जॉब करते हैं, तो क्या होगा? आप ऑलवेज, हम हर समय तो बच्चे के साथ नहीं बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है ये सिंगल फैमिली के लिए और सिंगल पेरेंट्स के लिए,
पहले क्या होता था, बच्चे की संतुष्टि रहती थी कि स्कूल गया उसके बाद ट्यूशन चला जाएगा, हाँ पढ़ाई करेगा ही करेगा क्योंकि वो किसी के सामने जिम्मेवारी से बैठा हुआ है और हम किसी से पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चे आया था, बच्चा सही से पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किस तरीके का उसका व्यवहार है, क्या करता है क्या नहीं करता। परंतु ऑफलाइन में तो ये सब चीज़ें हम पूछ सकते हैं, परंतु ऑनलाइन में किससे पूछेंगे, क्या देखेंगे, कोई पता ही नहीं रहेगा उसने पढ़ाई की या नहीं की, क्या किया पूरे दिन गैजेट्स के साथ। और पेरेंट्स परेशान हो रहेंगे कि पता नहीं बच्चा घर में कर क्या रहा होगा, क्या कर रहा होगा, अब पता नहीं। तो ये दबाव बहुत मुश्किल है पेरेंट्स के लिए, सिंगल फैमिली के लिए। और आजकल ज़्यादातर सिंगल फैमिली ही है, जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, जॉइंट फैमिली परंतु बहुत कम। और वो भी जॉइंट फैमिली भी क्या ऑलवेज बच्चे का ध्यान रखती हैं, बस उस पर ही कैमरे की तरह थोड़ी ना बैठी रहेंगी कि बच्चा कर क्या रहा है। यही कहा गया है कि माता पिता सिंगल फैमिली पर बहुत दबाव बढ़ जाएगा, इस चीज़ से बढ़ा भी है। इस चीज़ की शिकायत भी करी है पेरेंट्सों ने कि एक तो बच्चे के जो डेली दिनचर्या है उसकी पंक्चुअलिटी है वो ख़राब हो रही है, सोने उठने का सारा समय ख़राब हो गया है। बच्चे में जो पंक्चुअलिटी थी वो चीज़ें नहीं रही हैं। और अगर माता पिता दोनों जॉब करते हैं तब किसकी जवाबदेही होगी, अब वो किसको पीछे छोड़ के जाएंगे। पहले तो ये होता था ठीक है टीचर हैं या हाफ टाइम जॉब करती हैं तो इस तरीके से मैनेज करके कैसे भी कर लेते थे। और कुछ जवाबदेही भी होती थी कि स्कूल वालों की, हाँ बच्चा स्कूल गया, हम पूछ भी सकते हैं पढ़ भी रहा है नहीं। परंतु अगर ऑनलाइन चीज़ हो जाएंगी तो किसको क्या पता कि पढ़ रहा है, चीज़ें नहीं पढ़ रहा है, अटेंडेंस ही लगाई है या पढ़ाई भी की है ना। तो ये पेरेंट्स ने बातें रखी भी हैं कि इस तरीके से तो स्कूल की जवाबदेहिता ही सारी ख़त्म हो जाएगी, ये बात कही गई है। ठीक है, ये बात कही गई है और आप अच्छे से जानते हैं इस मामले को तो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन की चीज़ें कितनी अलग हैं, क्योंकि अभी हम बड़े स्तर तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि बच्चे के डाउट सेशन ले सकें और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी में कर सकें। अभी इतने बड़े स्तर पर हमने तकनीकी है परंतु हमारे देश में भी उतनी पहुँच नहीं बढ़ी है। तो हमने ये देखा कि ऑनलाइन चीज़ों का और ऑनलाइन के नुकसान, जो नुकसान हैं ऑनलाइन के वो ऑफलाइन के फ़ायदे हैं। अब ये देखिए कि ऑफलाइन में क्या चीज़ें होती हैं। ऑफलाइन अगर आपको चीज़ें स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है तो सबसे पहले आपको धन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको जगह भी खरीदनी है तो जगह धन से ही खरीदी जाएगी, या आपके पास जगह है तो भी उसका फर्नीचर लाने के लिए, लैब बनाने के लिए, सारी सुविधाएं देने के लिए धन की बड़े स्तर पर ज़रूरत पड़ेगी। परंतु ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑनलाइन के लिए आपको किसी इतने बड़े स्तर पर धन की ज़रूरत नहीं पड़ती जितने बड़े स्तर पर ऑफलाइन के लिए पड़ती है। जगह, फर्नीचर, डेकोरेशन, और ऑनलाइन के लिए है ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और फिर धन के साथ साथ एक बड़ी जगह भी होनी चाहिए, क्योंकि कितने बड़े 100 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, सिर्फ 50 बच्चे, एक लिमिट होगी ऑफलाइन में कि इतना बच्चा पढ़ सकता है एक साथ एक क्लास में या एक सेशन में। परंतु ऑनलाइन में क्या है, आप एक साथ पूरे इंडिया को पढ़ा सकते हैं, पूरे मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ आपकी पहुंच बहुत सारी ज़्यादा हो सकती है, एक साथ ही पूरा इंडिया पढ़ सकता है, इंडिया के बाहर भी पढ़ सकते हैं। तो ये ऑनलाइन के फ़ायदे हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो सकता। ऑफलाइन में कुछ ना कुछ लिमिट ज़रूर होगी, एक क्लास की भी, एक कक्षा की भी, कि इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं ना सेक्शन की, एक सेक्शन में इतना है, ए में इतना है, बी में इतना है, सी में इतना है, इस तरीके से। तो वहाँ एक टाइम लिमिट होती है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आप एक साथ कितनी भी बड़ी जनसंख्या को पढ़ा सकते हैं। धन की इतने बड़े स्तर पर ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन के लिए आपको कौन सा फर्नीचर ख़रीदना पड़ता है, कौन सा आपको सारी चीज़ें कि भाई पानी के लिए ये लगवाना है, ये या पूरा डेकोरेशन बेंचेस बनवानी है, नहीं होता ना ऐसा कुछ भी। तो ये आप कह सकते हैं ऑफलाइन के नुकसान, धन, और ऑनलाइन के फ़ायदे। दूसरी यही है कि और पहुंच सीमित होती है, ये दो चीज़ कही गई है, पहुंच सीमित होती है, यानी कि एक लिमिटेशन होती है बच्चों की, एक दायरा होता है। आप आसपास के एरिया ही आप कवर कर सकते हैं, आसपास के एरिया के बच्चे आ सकते हैं। परंतु ऑनलाइन में आप एक साथ बहुत पूरे देश को ही पढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ धन तथा स्थान की भी इतनी बड़े स्तर पर आवश्यकता नहीं होती ऑनलाइन के लिए।
अब हम क्या कह सकते हैं, क्या हम कहेंगे ऑनलाइन बुरा है या ऑफलाइन बुरा है? नहीं, देखिए दोनों की अपनी अपनी ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब क्या होगा? तो ऑनलाइन भी चीज़ें होनी ज़रूरी है, तकनीकी ज्ञान भी होना बिल्कुल ज़रूरी है, परंतु ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ही आप ऑनलाइन में डिपेंड हो जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी इतने बड़े स्तर का स्ट्रक्चर, अवसंरचना, मूलभूत ढांचा, या आप जिसे कह सकते हैं ना, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं ऑनलाइन के लिए, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई हैं। बहुत बड़े स्तर पर कमियां हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि सभी बच्चों की पहुंच हो गैजेट्स तक, सभी के पास मोबाइल हो, नहीं है ना। तो अभी अगर हमें ऑनलाइन चीज़ें करनी हैं, देखिए ऑनलाइन का महत्व है और ऑफलाइन का भी अपना ही महत्व है। हम किसी को भी किसी से कम नहीं आंक सकते, बिल्कुल भी। अब देखते हैं, अगर हमें ऑनलाइन चीज़ें आगे बढ़ानी है, क्योंकि अभी हमारे सामने ऑनलाइन जब चीज़ें हुई तो इसकी बड़े स्तर पर कमियां भी निकल के आई, क्योंकि कमियां बहुत बड़े स्तर की हैं। और कमियां जब भी पता चलती है जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है। अपने स्तर पे तो सब यही सोचते हैं कि बिना कमी के ही कोई चीज़ लागू करें, परंतु ऐसा होता नहीं है। जब कोई चीज़ लागू होती है तभी उसकी रियलिटी में पता चलता है कितनी कमियां हैं और अभी किन पर काम करना बाकी है। तो यही है कि ऑनलाइन की बहुत सारी कमियां हैं। क्या कमियां हैं, किन पर काम करके और सुधार किया जा सकता है, साथ ही साथ और क्या हो सकता है। अब देखिए, आप लैब्स जाते हैं, मैथ साइंस की लैब जाते हैं, ऑफलाइन क्लास में जाते हैं ना, लैब्स में काम करते हैं, प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, परंतु ऑनलाइन माध्यम से आप ऐसे प्रयोगशाला में काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और आप किताबों में कितना ही पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं देखते, नहीं करते प्रैक्टिकल, साइंस हो गया, मैथ की जो भी लैब्स हैं, आप जो भी इंजीनियर हो गया, आप चीज़ें आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपने बल्ब पढ़ा, चीज़ें पढ़ी, आपने साइकिल पढ़ा, जो भी पढ़ना था आपको, जो बनना था आपने पढ़ा, टेक्निकल कोर्स करना था आपने किया ऑनलाइन, परंतु आपने पढ़ तो लिया सब कुछ टेक्निकल और उसके दर्शन किए नहीं है। अगर आपके सामने चीज़ें आ जाएं तो आप पहचान कर पाएंगे? तो इसके लिए यानी कि आपने जो शिक्षा ली है आपने कितनी बेहतर ली है, उसके लिए आपको प्रयोगशालाओं में जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो बात मुझे किताब में बताई गई है वो किस तरीके से काम करती है, और जब आप करेंगे, खुद उस काम को करेंगे, तभी आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो ऑफलाइन में आप प्रयोगशाला में, लैब्स में जा सकते हैं, सीख सकते हैं बड़े अच्छे स्तर पर, परंतु वहाँ कहाँ पर ऑनलाइन में कर सकते हैं काम? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यही कहा गया है कि जो एक ये वाला भी पॉइंट है प्रयोगशालाओं वाला, क्योंकि जो टीचिंग तो हुई, पढ़ाई हुई, बिल्कुल स्टडी हुई, टीच किया, टीचरों ने पढ़ाया, स्टडी कराई, परंतु प्रयोगशाला में जाके बच्चों ने प्रैक्टिकल किए, नहीं कर पाए। और प्रैक्टिकल होना, साइंस का प्रैक्टिकल होना, अब आपको सिखा दिया गया कि इस तरीके से टाँके लगाते हैं, इस तरीके से स्टिचेस भरते हैं, स्टिच करते हैं ना, जब अगर कहीं से कट जाता है, कुछ हो जाता है, परंतु आपको सिर्फ सिखा दिया। जब तक आप उसका प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, क्यों एक बार आपको सिर्फ पढ़ा दिया, बता दिया और आप सीधा जाके करें, आपने पहले उसके प्रैक्टिस ने आपने पहले किया ही ना हो, तो कैसे सही कर लेंगे? चलो ठीक है, कर भी लें, परंतु प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये सब प्रैक्टिस होती कहाँ है, प्रैक्टिकल होता कहाँ है? प्रयोगशालाओं में, लैब्स में होता है। तो ये चीज़ें नहीं कर पाए बच्चे इस ड्यूरेशन में। अब देखते हैं कि ऑनलाइन के लिए जो कमियां हैं उन पर कैसे काम करके सुधार किया जा सकता है। एक तो नेटवर्क का अभाव है, नेटवर्क सिस्टम हर क्षेत्र में नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि जो नेटवर्किंग है वो सभी क्षेत्र में कंटिन्यूटी में एक समान आती रहती है। हो सकता है जिस समय क्लास चल रही है उस समय नेटवर्क ना आ रहा हो, तो बच्चे की क्लास तो मिस हो गई ना, अब वो कैसे देखेगा वो वाला लेक्चर? और हो सकता है एक क्षेत्र में अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छी चीज़ें हो, अच्छा इंटरनेट हो, परंतु दूसरे क्षेत्र में नहीं हो। और ग्रामीण एरियो में और पिछड़े एरियो में अब तक भी ऐसा है जहां पर पूरी तरीके से कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है। तब क्या होगा ऑनलाइन चीज़ों में? तो पहले तो काम करना पड़ेगा कनेक्टिविटी पर, कि कनेक्टिविटी की का सुधार होना चाहिए, सभी क्षेत्र में एक जैसी कनेक्टिविटी आनी ज़रूरी है। और लाइट बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है हर सबके पास इन्वर्टर हो।
तो क्या सब जगह उस टाइम ड्यूरेशन में जिस समय क्लास चल रही है लाइट हो, ये भी आवश्यक नहीं है। तो हमारे जो ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं, पहले तो इनको ही मजबूत करना पड़ेगा। जो मूलभूत चीज़ें हैं, मूलभूत ढांचे हैं, बेसिक लाइट हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, इनको ही मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके हम सोच सकते हैं कि चीज़ें हों। शिक्षा, जो शिक्षक हैं वो शिक्षक भी ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो उनके अंदर भी कोई झिझक है, वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए इस चीज़ के लिए। तो शिक्षकों के अंदर अभी हेजिटेशन है, वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं। तो उनको ऑनलाइन शिक्षा का ज्ञान देना पड़ेगा कि ऑनलाइन वो पढ़ा सकें बेहिचक, अच्छे से, जिस तरीके से वो ऑफलाइन पढ़ाते थे। तो ये दिक्कत भी बहुत आई है टीचरों को कि वो ऑफलाइन तो पढ़ा लेते थे परंतु ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत दिक्कत आई है। तो टीचरों को ऑनलाइन पढ़ाने की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी अगर आपको ऑनलाइन चीज़ें करनी है। तो सभी की पहुंच तक स्मार्टफोन है, ये ज़रूरी भी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आज भी आप देखते हैं आपको टीचिंग। अब क्या है कि इस टाइम ड्यूरेशन में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो क्या सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस संभव हो पाई? बिल्कुल नहीं हो पाई, क्योंकि आज भी आप देखिए निचले स्तर तक आवश्यक नहीं है कि सबके पास स्मार्टफोन है। अब अब भी ये आंकड़ा पूरा नहीं है कि 100 के 100% फैमिली के पास, बच्चों के पास स्मार्टफोन या फिर स्टडी करने के लिए कोई भी गैजेट्स है। तो आप ये कैसे, फिर क्या करेंगे? आधे बच्चे पढ़ें, आधे बच्चे होशियार बन जाए, आधे ना पढ़ें, ऐसा ही होगा फिर तो। ये भी गलत बात है। तो पहली बात तो स्मार्टफोन तक पहुंच होनी आवश्यक है सभी बच्चों की, और हर स्कूल में ऑनलाइन चीज़ों की सुविधा हो, ये भी आवश्यक नहीं है। आज भी आप बहुत सारे स्कूल आपने देखे होंगे जिनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चली थी, क्योंकि उनके स्कूल में ऑनलाइन की जो मूलभूत सुविधाएं थी वो ही नहीं थी। उनके क्षेत्र में कनेक्टिविटी, लाइट की प्रॉब्लम, उनके स्कूल में जो चीज़ें होनी चाहिए, ना टीचर ही इतने एक्सपीरियंस थे, उनको पढ़ाने का पता ही नहीं था, उनको एक हिचक थी क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑनलाइन कभी पढ़ाया ही नहीं। तो ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं इस समय। बच्चे एक से ज़्यादा हो तो स्मार्टफोन भी उतने ही हो, ये आवश्यक नहीं है कि घर में आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अब स्मार्टफोन है एक, तो अब कैसे क्लास होगी? एक बच्चा अलग क्लास में पढ़ता है, एक दूसरी में, एक किसी और में पढ़ता है, फिर क्या होगा? अब 3 बच्चे हैं तो स्मार्टफोन भी होने आवश्यक है। तो है ना, ये कितनी सारी कमियाँ, इन सारी कमियों पर काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आत्म अनुशासन की आवश्यकता होगी। आत्म अनुशासन से मेरा तात्पर्य, यहाँ मैंने आपसे एक बात कही थी ना, गैजेट्स का सही प्रयोग सुनिश्चित। तो गैजेट्स का सही प्रयोग, अब पेरेंट्स तो ऑलवेज आपके साथ कैमरे की तरह नहीं बैठे रहेंगे ना रिकॉर्डिंग करते हुए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा ऑनलाइन क्लास में। और टीचरों को तो बस टीचरों को लेक्चर देना है, वो लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा क्या किया डजंट मैटर, खाली अटेंडेंस लगाई, छुट्टी हो गई, फिर कुछ नहीं। तो उनका कोई इतनी जवाबदेही नहीं रहेगी। अब क्या होगा? तो अगर आपके अंदर खुद में आत्म अनुशासन है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे खुद बनना है, कुछ जुनून है आपके अंदर बनने का, तो ही आप कर सकते हैं, वरना तो आप गैजेट्स लीजिए और जो चाहे करिए। आपको गेम्स खेलना है गेम्स खेलिए, सॉन्ग सुनने सॉन्ग सुनिए, जो करना है आप कीजिए, स्टडी मत कीजिए, बाकी सब कीजिए। तो आत्म अनुशासन की ज़रूरत है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, सिर्फ मात्र आधा घंटा गेम खेलना है या सिर्फ आधा घंटा गाने सुनने हैं, आधे घंटे या 1 घंटे ही अदर एक्टिविटीज़ करनी है। जो अदर एक्टिविटीज़ आप करते हैं मोबाइल पर, गैजेट्स पर करते हैं ना, गेम्स खेलते हैं, गाने सुनते हैं, मूवीज़, जो भी आप करते होंगे, तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि बच्चे के अंदर खुद स्वयं आत्म अनुशासन आए कि मुझे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं मुझे आधा घंटा हो गया, मेरा आधा घंटे का टाइम है गेम खेलने का मोबाइल पर, मैं सिर्फ आधा घंटा देखूंगा। पता नहीं चलता, पढ़ाई का तो आधा घंटा भी ऐसा लगता है बच्चों को कि 2-2.5 घंटे हो गए, परंतु जब वो अपनी पसंद की चीज़ें खोलकर बैठते हैं ना मोबाइल पे, पता ही नहीं चलता 3-4 घंटे, आधा घंटा कब 3-4 घंटे में बदल गया। तो यही बात कही गई है कि आत्म अनुशासन की बहुत ज़रूरत है बच्चों को। सबसे बड़ा कार्य ये भी करना है, बच्चों को आत्म अनुशासन सिखाना है बच्चों को आजकल, वरना आप देख ही रहे हैं बच्चे मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स ऑलवेज नहीं देख सकते।
तो ये मैंने आपको सारे फ़ायदे, नुकसान और किस तरीके से अगर आपको ऑनलाइन चीज़ें बढ़ानी है तो और क्या कार्य करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। और ये चीज़ें हमारी ऑनलाइन शॉपिंग में भी होता है कि आपको कनेक्टिविटी बेहतर सब कुछ करना पड़ेगा, नेटवर्किंग, स्मार्टफोन। तो ये चीज़ें अगर आपको ऑनलाइन सारा कार्य शुरू ही करना है तो बेहतर कनेक्टिविटी तो होनी ही चाहिए, जो मूलभूत चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सरकार ने ऑनलाइन स्टडी को और महत्व देते हुए क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या चीज़ें लॉन्च की। तो देखते हैं कि सरकारी प्रयास क्या रहे इस स्तर पर। ई पाठशाला और ई यंत्र परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ाई, शिक्षा। तो ये एक तो पहला आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे लिखना आता है तो आपसे सरकारी प्रयास पूछते हैं कि सरकार ने क्या प्रयास किए, तो आप ये लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और आप ये चीज़ डालते हैं जो जो सरकार ने चीज़ें लॉन्च की हैं, तो आपके आंसर राइटिंग का बेहतर इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर। तो ई पाठशाला और ई यंत्र परियोजना लॉन्च की। 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन DTH पर चैनल स्टडी से संबंधित 32 चैनल चलाए गए, जो 24 घंटे और 7 दिन चलते थे पढ़ाई से संबंधित। तो 24/7 शैक्षिक चैनल प्रदान किए गए। और इसको किस प्रोग्राम को नाम क्या दिया गया? स्वयं प्रभा। क्या नाम दिया गया? स्वयं प्रभा। 2017 9 जुलाई से इसकी लॉन्चिंग कर दी गई थी। बड़े स्तर पर निकल के आई, क्योंकि ज़्यादातर बड़े स्तर पर ऑनलाइन चीज़ें महत्व पता कैसे चला हमें ऑनलाइन का? कोरोना स्तर पर कि स्टडी कितनी इफेक्टिव, क्योंकि अगर नहीं होती ऑनलाइन चीज़ें तो क्या होता? ये जो थोड़ी बहुत हमने पढ़ाई करी भी है, चीज़ें शुरू भी हुई थी, वो भी नहीं हो पाती। तो याद रखिएगा, पूछ भी सकते हैं स्वयं प्रभा किससे संबंधित है। तो 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन DTH पर चैनल चलाए जाएंगे शिक्षा से संबंधित, और उस प्रोग्राम का नाम क्या था? स्वयं प्रभा। ठीक है, 9 से यानी कि कक्षा 9 से 9th से स्नातकोत्तर यानी कि हायर एजुकेशन तक, कक्षा 9 से और हायर एजुकेशन तक स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम, यानी कि सब कुछ आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि अब इस चैप्टर को पढ़ना है तो दूसरी बुक लाओ, दूसरी बुक्स का कोई अच्छा चैप्टर है अब उसको भी खरीद के लाओ, नहीं, आपकी सारी बुक्स अवेलेबल होंगी। आप जिससे चाहें जितने चैप्टर चाहे पढ़ सकते हैं, और जिससे चाहें, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी बुक्स के कुछ चैप्टर अच्छे होते हैं, होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में तो बहुत होता है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है। बच्चा देखता है कि पॉलिटी के कुछ चैप्टर इसमें अच्छे हैं, कुछ इसमें अच्छे हैं, तो क्या होता है, पैसा भी जाता है, क्योंकि ये बुक भी खरीदो, ये भी खरीदो। अब क्या होगा, इस पाठशाला के माध्यम से चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगा, तो आराम से पढ़ सकते हैं। और इसको नाम क्या दिया गया है? 9 से स्नातकोत्तर स्तर तक का ऑनलाइन पाठ्यक्रम, इसको नाम दिया गया है स्वयं। इसका ये जो 24/7 था, इसका नाम था स्वयं प्रभा। और ये जो 9 से स्नातकोत्तर है, कक्षा 9 से हायर एजुकेशन तक, हायर स्टडीज़ के लिए नाम क्या दिया गया है? स्वयं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपसे पूछ भी सकते हैं, तो ऑनलाइन स्टडी से संबंधित है, आप याद रखिएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी। आप क्या करते हैं, अभी ऑफलाइन लाइब्रेरी में जाते हैं ना पढ़ने, तो ये चीज़ अब ऑनलाइन प्रोवाइड करा दी गई। तो ये कुछ प्रयास थे जो सरकारी स्तर पर किए गए। ठीक है, अब एक नाम आया है यहाँ पर स्वयं। अब स्वयं की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। क्या है? दोबारा पूछ सकते हैं। स्वयं की फुल फॉर्म SWAYAM, स्वयं, यानी कि S से स्टडी, W वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं की फुल फॉर्म है ये SWAYAM, स्वयं। तो पूछ सकते हैं, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि स्वयं की फुल फॉर्म है क्या। तो आई होप जो मैंने आपको समझाने का कोशिश की है वो आपको समझ में आया हो, और आप अच्छे से संतुलन बनाकर एक बेहतर आंसर राइटिंग या ऐसे जो भी आता है, या आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो एक बेहतर क्वेश्चन
का जो बेहतर क्वेश्चन बहुत बेहतर है और आप उसका बेहतर जवाब दे सकें अगर आपसे पूछा जाता है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।